अभी जाना था, इससे पहले जो हमने बात की थी आपस में पढ़ाई की थी, उसमें हमने जाना था कि 4 भागों में हमारा बटा हुआ है। 5वां भाग हमारा आंतरिक मूल्यांकन का है। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन को एक तरफ छोड़ दें, वो आपकी पढ़ाई का ही एक हिस्सा है। आप पढ़ाई कैसी कर रहे हो, किस प्रक्रिया से गुजर रहे हो पढ़ाई में, वो बताता है वो आपको, आपका पढ़ते टाइम क्या बिहेवियर रहा है। अब बात करते हैं अपठित गद्यांश खंड के। ये 10 नंबर का होता है टोटल, जिसमें हमारे में एक गद्यांश आता है आपके पास। ये जो गद्यांश होता है, ये जो अनुच्छेद आता है, जो ये गद्यांश हो सकता है या कोई सरल कथा हो सकती है, छोटी सी स्टोरी कोई हो सकती है जो आपके गद्यांश में ही आ गई हो, या फिर कोई वर्णन हो सकता है। वर्णन से हमारा मतलब होता है कि किसी भी तरह का वर्णन, किसी विद्यालय का वर्णन, किसी खेल के मैदान का वर्णन, किसी देश के भूभाग का वर्णन, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है। ठीक है, संस्कृत में होगा, इनमें से तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक पदेन उत्तरत्व वाला पूछा जाता है, जिसमें आपको एक पदेन उत्तर देना होता है, तो एक ही पद में देना होता है उत्तर। जो बच्चे 100% मार्क्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी कर रहे हैं, और जो 100% जिनका मार्क का ध्यान नहीं है, पासिंग मार्क का भी जिनका ध्यान है, वो भी ये बात ध्यान रखें कि आपको एक पदेन उत्तरत्व जब आता है तो एक ही पद में देना उत्तर। बहुत मैं पेपर मार्किंग में जाता हूँ जैसे, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो शब्द मिलता जुलता अनुच्छेद में दे रखा है, उससे मिलती जुलती पूरी की पूरी लाइन टेप देते हैं, उसमें आपको कोई मार्क नहीं मिलता है, वो 0 नंबर मिलते हैं, उसको कुछ नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि आपसे एक शब्द में उत्तर पूछा गया, आपको एक शब्द पता ही नहीं है। हमारा सोचना तो यही है। तो आपको एक शब्द का उत्तर का मतलब एक शब्द में ही उत्तर देना है, और ये 2 नंबर का होता है। इसके कुछ भाग रहते हैं, ये आपको 2 नंबर के होते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है इसी में जो दे रखा है, एक पदेन पूर्ण वाक्य निश्चय, एक पद में भी उत्तर देना है, और दूसरा इसमें क्वेश्चन होता है इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर होता है, उसमें पूरे वाक्य में उत्तर देना होता है। ठीक है, पूरे वाक्य में उत्तर देना कैसे है, जैसे आपसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, अब एक पदेन उत्तर देना हो तो आप केवल नाम बोल देंगे अपना। ठीक है, जैसे आपका नाम क्या है, आप अपना एक शब्द में उत्तर दे रहे हैं, आपको क्या हुआ, शहजाद। नाम क्या हो गया, शहजाद। एक पदेन उत्तर का मतलब हो गया शहजाद। आती है बात पूर्ण वाक्य में उत्तर। आपका नाम क्या है क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन रहे भले ही, लेकिन एक पदेन उत्तर में उसका नाम उत्तर हो गया शहजाद, और अगर पूछा जाए पूर्ण वाक्य में उत्तर तो आप क्या उत्तर देंगे, मम नाम शहजाद। ये हो गया पूरे वाक्य में उत्तर। तो आपको ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि जब एक पदेन पूछा जाए तो एक पद में उत्तर दो, पूर्ण वाक्य में पूछा जाए तो पूरे वाक्य में उत्तर दो। और पूरे वाक्य का मतलब भी ये नहीं होता है कि आप पूरा पैसेज उतार देते हैं, पूरा का पूरा अनुच्छेद ही लिख दिया, अब मास्टर ढूंढता रहो क्या उत्तर नहीं, उसमें आपको 0 मार्क मिलते हैं। आपको एक लाइन में उत्तर देना है तो एक ही लाइन में देना है, और ये आपका 2 क्वेश्चन इसमें देने, 3 क्वेश्चंस का ऑप्शन आता है शायद, और 2 इसमें अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 ही इसमें अटेम्प्ट करने होता है। ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और ये 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, मार्किंग स्कीम जो होती है। अब आते हैं शीर्षक। शीर्षक लेखन में भी बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि कोई एक चीज नहीं ले लेते हैं। आप पता कर लीजिए ये सरल कथा है तो किसके बारे में है, गद्यांश है तो किसके बारे में है, या वर्णन है तो कहाँ का वर्णन है, किसी पार्क का है, किसी स्कूल का है, मेट्रो स्थान का है, रेल यान का है, जहाँ का भी हो, माता पिता के बारे में, गुरु के बारे में, शांति के बारे में, आतंकवाद के बारे में, या और बहुत सारी चीजें हैं। इतने सारे विषय संसार में फैले पड़े हैं, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो उस सब्जेक्ट का आपको, हाँ बेटा मैं बता रहा था आपको शीर्षक, तो शीर्षक आपको 1 नंबर का आपको मिलेगा। अब आते हैं तीसरा है अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य। भाषा, संस्कृत भाषा पर आपकी कितनी पकड़ है ये जानने के लिए भाषिक कार्य दिया जाता है। भाषिक कार्य में हमारे 4 टॉपिक हैं।
ठीक है। और ये 3 नंबर के होते हैं, 4 क्वेश्चन आएंगे और वैसे 3 कर रहे हैं। और पिछली बार तो शायद ये ऑप्शन में भी आया था, ऑप्शन भी थे इसमें। अब की बार जो पेपर हुआ था 2025-26 का जो पेपर था उसमें ऑप्शन थे इसमें, ठीक है। वाक्य कर्तृ क्रियापद चयनम, वाक्य में कर्तृ और क्रियापद का चयन करना, चुनना। पूछ लिया जाएगा कि इस वाक्य में कर्ता पद क्या है, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, ठीक है। राम गच्छति, इस वाक्य में क्रियापद क्या हो गया, गच्छति, और कर्ता पद क्या हो गया, राम। तो या तो कर्ता पद पूछ लिया या क्रियापद पूछ लिया। अब दूसरा है कर्तृ क्रिया अनुमिति, कर्ता या क्रिया की खोज। आपको क्रिया बता दी, इस क्रिया का कर्ता क्या होगा, और आपको कर्ता बता दिया, राम शब्द का कर्ता क्या होगा। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा दोनों में अंतर है। ये जो दोनों चीजें हैं इनमें अंतर कितना है कि इसमें तो आपको कुछ बताया नहीं जाएगा, इसमें सीधा पूछ लिया जाएगा कि इस वाक्य में कर्ता क्या है। एक वाक्य लिख के दे दिया आपको और उसमें पूछ लिया कि इसमें कर्ता क्या है या क्रिया क्या है, और एक में हमको कर्ता बता दिया। हमारे पास एक वाक्य नहीं है, हमारे पास पूरा अनुच्छेद है, पूरे अनुच्छेद में हमने एक क्रिया बता दी। अब आपको उस क्रिया का कर्ता खोजना है। वो समझ आ रहा है मैं जो समझा रहा हूँ आपको? नहीं आ रहा समझ? कोई बच्चा बताए मुझे क्या समझ आ रहा है उसको, कोई भी बच्चा क्या समझ आ रहा है तुम्हें? ये अनुमिति से क्या समझ आ रहा है? ये तो ये हो गया वाक्य कर्तृ क्रियापद चयन हो गया, तो वाक्य में से चुन रहे हो आप। लेकिन ये कर्तृ क्रिया अनुमिति क्या है? कहां से बताओगे आप कर्ता? हाँ, इस वाक्य में, इसमें पहले वाले में और दूसरे में यही अंतर है कि इसमें आपको पूरे अनुच्छेद में से कहीं से भी क्रिया का कर्ता ढूंढ रहा है, और इसमें आपको स्पेशली एक वाक्य दिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? एक के लिए आपको केवल एक वाक्य पढ़ना है और एक के लिए पूरा अनुच्छेद पढ़ना है। इसलिए अनुच्छेद रीडिंग को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना। बैठो। अब आते हैं विशेषण विशेष्य चयन, विशेषण और विशेष्य का चयन। इसमें संस्कृत में जो विशेषण और विशेष्य रहते हैं उनमें से किसी एक का चयन किया जाता है। या तो विशेषण शब्द दे दिया जाता है कि ये किसकी विशेषता बता रहा है, कृष्ण गावः, तो कृष्ण जो गो है, काले रंग की जो गाय है, उसमें पूछ लिया जाएगा कि कृष्ण विशेषण किसके लिए उपयोग किया गया है, तो आपको गाय का बता देना है। और अगर गाय पूछ ली जाए, गो शब्द से विशेषण शब्दम किम, गाय शब्द का विशेषण क्या है, तो आपको बता देना कि कृष्ण है। ठीक है, विशेषण जो विशेषता बताए, विशेष्य जिसकी विशेषता बताए। कहां गए? विशेषण विशेष्य पर, विशेषण विशेष्य समझ आ गया? कृष्ण गो या गो कृष्ण, विशेषण जो विशेषता बताए और विशेष्य जो विशेषता बताए। अब आते हैं हम पर्याय विलोम पद चयनम। आपको या तो पर्याय शब्द दे दिया जाएगा, कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा कि इसका पर्याय शब्द आप नीचे जो आंसर है उनमें से चुनो, या तो फिर पैसेज में से चुनो, या विलोम शब्द पूछ लिया जाएगा कि जो हमें यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है इसमें विलोम शब्द क्या है। समझ आई बात? नहीं आई बात समझ में? जिसको समझ नहीं आया भाई आप खड़ा करो। क्या समझ नहीं आया? खड़े हो। कौन सा समझ नहीं आया? पर्याय विलोम। पर्याय विलोम में क्या होगा बेटा कि कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। जैसे आपको दे दिया कि जल शब्द का कौन सा पर्याय शब्द अनुच्छेद में लिखा गया है। अब अनुच्छेद में जल का कोई भी शब्द, दूसरा शब्द, नीर, पानी या जो भी शब्द होगा वो उसमें कहीं ना कहीं आ रहा होगा अनुच्छेद में। वो आपको अनुच्छेद में से देखना है कि कौन सा शब्द है, और फिर वो ऑप्शन में से आपको चुन के लिखना है। ये बात ध्यान रखें, केवल ऑप्शन के भरोसे मत रहना, अनुच्छेद को जरूर पढ़ना।
क्योंकि आपको जो मार्क मिलेंगे वो अनुच्छेद में जो वस्तु दी गई है ना उसके आधार पर मिलेंगे। केवल इसके आधार पर नहीं मिलेगा कि आपको पानी का पर्यायवाची शब्द पता है और नीचे बहुत सारे पानी के पर्यायवाची शब्द, कोई भी एक पर्यायवाची शब्द लिख दो, इसके आधार पर नहीं मिलेगा। अनुच्छेद में क्या पर्यायवाची शब्द उपयोग किया गया है इसके आधार पर आपको मार्किंग मिलेगी। ऐसे ही विलोम शब्द भी पूछा जा सकता है कोई भी, ठीक है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने ध्यान दिया था या नहीं दिया था, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में ना जहाँ भाषिक कार्य होता है नीचे, अभ्यास कार्य के बाद भाषिक कार्य होता है, रुचिरा में तो था, बैठ जाओ, दीपकम पुस्तक में भी है, तो वहां विलोम शब्द होते हैं। उन विलोम शब्दों को आप रीड कर लें, या तो दैनिक जो क्लासेस होती हैं, डेली जो क्लासेस होती है उनमें भी विलोम शब्द आएंगे, उनमें से भी किसी को भी आप रीड करें। समझ आ गई बात? समझ आ गया बेटा? इसमें से किसी को कुछ समझ ना आया हो अनुच्छेद वाले में से तो आप पूछ लें। 10 मार्क का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करता है कि आपकी क्या होगा। और इसकी प्रेजेंटेशन में एक बात ध्यान रखना है आपको कि आपको जितने भी आंसर है ना वो सीक्वल वाइज देने हैं। ये नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 का क का बाद पहले दे दिया, फिर उसके बाद में क्वेश्चन 4 के क का दे रहे हो, ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ही रहेगा ये, लेकिन इसके 3 पार्ट रहेंगे ना, एक पदेनोत्तर और 4 पार्ट रहेंगे, एक पदेनोत्तर, पूर्ण वाक्योत्तर, शीर्षक लेखन और भाषिक कार्य। इन चारों पार्टों को सीक्वल वाइज देना है। जो पहले एक पदेनोत्तर था तो 1 2 3 4, उसके जितने भी पार्ट है वो एक जगह ही करने हैं और कोशिश करना इनको डिफरेंट पेज में मत करना। डिफरेंट पेज से मेरा मतलब जो हमें वहां पर पेज मिलता है ना, सीट जो मिलती है, कई बार हम ऐसा करते हैं कि हाफ क्वेश्चन इस पेज पे कर दिया और हाफ क्वेश्चन इस पेज पे कर दिया। इस चीज से बचना, इसमें आपके मार्क मिस होने के चांसेस रहते हैं कि टीचर ने पहले इधर काउंट किया मार्कों को, फिर इधर काउंट किया, तो हो सकता है मार्क आपका एक आध मिस हो जाए, या क्वेश्चन का आंसर तो आपको मार्क ही ना मिल पाए। मान लीजिए आपने सभी पोर्शन तो यहाँ कर दिए और चौथे का जो तीसरा है वो लास्ट में जाके यहाँ किया है और वो रह गया। फिर कोई भी टीचर मार्किंग के टाइम कटिंग से बचते हैं वो, कि कटिंग ना हो, फेयर चेकिंग होगी। तो इसके लिए आप भी थोड़ा सा सावधान हो जाओ। आप अपना जो एक क्वेश्चन में अगर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे और भी क्वेश्चन हैं, तो उसके जितने भी पार्ट हैं उनको एक पूरे पेज में करो। अपठित को तो हमेशा ऐसे और ऐसे, यहाँ और यहाँ दोनों में आ गए, ऐसे ही करो। बहुत सारे पेज मत घेरो, ठीक है। किसी बच्चे को कुछ और पूछना है इस बारे में तो पूछो, नहीं पूछना इसको नोट कर लो। उसके बाद फिर इसका जो खंड है जिसको हम कहते हैं रचनात्मक कार्य, तो रचनात्मक कार्य पर बात करेंगे, ठीक है।